Hello students, in this video we are going to study the Morera's theorem. Look, Morera's theorem is the converse of the Cauchy's theorem. Cauchy's theorem क्या होती है कि if the function fz is analytic within and on a closed contour C, then integral of the function along that closed contour is equal to 0. मीन्स अगर आपका फंक्शन fz एनालिटिक है किसी क्लोज्ड कॉन्टूर की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, देन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दैट क्लोज्ड कॉन्टूर इज इक्वल टू 0. यही होती है आपकी कॉचीज थ्योरम. अब मोरेरास थ्योरम क्या होती है? देखो, मोरेरास थ्योरम कॉचीज थ्योरम का कन्वर्स है. मीन्स इफ fz इज डिफाइंड विद इन अ क्लोज्ड कॉन्टूर C and integral of the function along the closed contour is 0, then fz will be analytic in that domain. Means अगर आपका function defined है within a contour C, within a closed contour C, and integral of the function along that closed contour 0 है, then the function fz will be analytic in that domain. ये होती है आपकी मोरेरास थ्योरम. Means if fz is continuous function in a simply connected domain D, and if integral of the function along the closed contour C is equal to 0 for every closed contour C in the domain D, then fz is analytic in D. Means अगर आपका function continuous function है, well defined है, means continuous होगा. If fz is continuous function in a simply connected domain, means अगर आपका function fz continuous function है in a simply connected domain D और integral of the function along the closed contour C 0 है for every closed contour in the domain D, मीन्स डोमेन डी में आप कोई भी क्लोज कॉन्टूर सी ले लो तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दैट क्लोज कॉन्टूर क्या होगा? 0 है. ठीक है, ये हमें गिवन है. देन fz इज एनालिटिक इन D, तो fz आपका एनालिटिक फंक्शन होगा इन दैट डोमेन. ये होती है आपकी मोरेरास थ्योरम. ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई क्लोज कॉन्टूर C है. ठीक है, इसमें हमने एक पॉइंट लिया z0 जो कि फिक्स्ड पॉइंट है और एक और पॉइंट ले लिया z जो कि वेरिएबल पॉइंट है, मींस आर्बिट्ररी पॉइंट है. ठीक है, अब मैं z0 और z को किसी भी पाथ से जोड़ूं, मींस अगर मैंने z0 और z को जोड़ दिया बाय कर्व C1, ठीक है, या फिर z0 और z को मैं जोड़ दूं बाय कर्व C2, या फिर z0 और z को जोड़ दें बाय कर्व C3, या फिर किसी और कर्व से जोड़ दें C4, तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C1 इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C4 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C3. मींस ये होगा इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C3 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C4. इक्वल होगा कैसे? देखो, हम बोल रहे हैं कि fz कंटिन्यूअस फंक्शन है इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन और इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन fz अलोंग द क्लोज कॉन्टूर C इज इक्वल टू 0, जहां पर C क्या है? कोई भी क्लोज कॉन्टूर हो सकता है डोमेन D में. डोमेन D में आप कोई भी क्लोज कॉन्टूर C ले लो तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दैट क्लोज कॉन्टूर 0 ही होगा. ठीक है, ये आपको गिवन है मोरेरास थ्योरम में. ठीक है, मींस इस डोमेन में अगर मैं कोई भी क्लोज कॉन्टूर ले लूं, मान लीजिए जो मैंने क्लोज कॉन्टूर लिया वो ये लिया C1 और ये C2, ये जो है ना दिस C1 और ये C2. ठीक है, मान लीजिए ये क्लोज कॉन्टूर लिया. अभी अगर सिंपल C1 की बात करें तो ये क्लोज कॉन्टूर थोड़ा ना है. सिंपल अगर C1 कर्व की बात करें तो ये क्लोज कॉन्टूर थोड़ा है. लेकिन C1 और C2 ये दोनों कर्व्स ले लिए तो अब ये क्लोज कॉन्टूर हो गया ना. ठीक, अब मान लीजिए इस क्लोज कॉन्टूर की बात कर रही हूँ तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, अब ये क्लोज कॉन्टूर क्या हो गया? कर्व C1 और कर्व C2, इन दोनों को मिला के जो कॉन्टूर बना उसको बोल रहे हैं C. ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C 0 होगा. ठीक, और इसमें कर्व कौन कौन से आ रहे हैं? एक C1 आ रहा है, एक C2 आ रहा है. अभी इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C1 प्लस इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C2 ये 0 होगा. ठीक है, अब जो हमने ये लिया इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C1, ये क्या है? z0 टू z है ना, मींस z0 टू z, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग z0 टू z, यही लिमिट्स आएंगी Z0 टू z. ठीक है, दूसरा वाला कर्व की बात करें C2 कर्व. C2 कर्व में लिमिट्स क्या आएंगी? देखो, C2 कर्व कहाँ से है? जब हमने कर्व ड्रॉ किया C2 तब तो इसकी डायरेक्शन ये थी, लेकिन अब जब मैं बोल रही हूँ कि ये क्लोज कॉन्टूर है ये C1 और C2, तब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये कर्व इधर से जा रहा है और ये क्या हो जाएगी? डायरेक्शन इसकी रिवर्ट हो जाएगी. मींस डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी. तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी? Z टू Z0. ठीक है, Z टू Z0 fz dz, और हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 0. ये तो बोल रहे हैं दिस इज इक्वल टू 0. ठीक, मीन्स इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन
और इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन और जिसकी लिमिट्स है, जो यहाँ पर z की जो लिमिट्स है वो क्या है, z नॉट टू z नॉट, z नॉट टू z, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन और यहाँ पर लिमिट्स क्या है z की, z टू z नॉट। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये आपको जीरो मिलेगा। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, कि इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग द क्लोज कॉन्टूर इज इक्वल टू जीरो, मींस इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमें जीरो मिलेगा। अब देखिए जीरो कैसे मिलेगा, z नॉट टू z एफ जेड डी जेड प्लस, देखो यहाँ पर फंक्शन भी सेम है, इंटीग्रेशन भी z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सिर्फ लिमिट्स तो ही चेंज है। यहाँ पर लिमिट है z नॉट टू z, यहाँ पर लिमिट्स है z टू z नॉट। इसको हम लिख सकते हैं माइनस z नॉट टू z, यहाँ पर लिमिट्स क्या है, z टू z नॉट है। अगर मैं लिख दूँ z नॉट टू z तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस z नॉट टू z एफ जेड डी जेड लिख सकते हैं। सेम वही चीज बन गई, z नॉट टू z, ऑब्वियसली इनका फंक्शन सेम है, इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लिमिट सेम है, तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक। और अगर दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये जो हमने इंटीग्रेशन लिया ये किसके अलोंग लिया था, अलोंग C1 लिया था ना, तो अलोंग C1, और इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, अलोंग C2। ये वाला जो हमने इंटीग्रेशन लिया था ये कहाँ था, अलोंग C2 था, C2 के लिए तो हमने लिमिट्स ली थी z टू z नॉट, उसके बाद हमने ये लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया और आगे माइनस लगा दिया, माइनस लगा के लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हमने आगे माइनस लगा दिया और लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, लिमिट्स हो गई z नॉट टू z, सब्ट्रैक्ट किया, जीरो मिल रहा है। इसको अगर आप इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, ये जो आपने लिमिट्स ली थी ये कौन से कर्व के अलोंग ली थी, C2 कर्व पे ली तो थी z टू z नॉट लिमिट्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अलोंग C2, मींस इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C1 इक्वल है इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C2 के, ठीक है। इसी तरह से अगर C2 कर्व ना ले, ठीक है, C2 कर्व को हमने कॉन्टूर में इंक्लूड नहीं किया, हमने कॉन्टूर लिया ये C1 और C4, ठीक है, क्लोज कॉन्टूर है ना, C1 C4, ठीक। अब देखिए यहां पर भी देखो, यहां पर डायरेक्शन ये है और यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जब C1 और C4 को क्लोज कॉन्टूर मान रहे हो तब, सिंगल पाथ के लिए तो जब ये सिंगल कर्व्स हैं तब तो डायरेक्शन यही है, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ C1 और C4 इनको मिला के हमने क्लोज कॉन्टूर बना लिया है, तब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन तो रिवर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी C1 देन दिस, मींस z नॉट टू z देन z टू z नॉट। फिर से वही आ जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C4, सेम इसी तरह से जैसे अभी प्रूफ किया। क्या आएगा यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C1 एफ जेड डी जेड प्लस यहाँ पर क्या जाएगा C4, ठीक है। यहाँ पर लिमिट सेम रहेंगी z नॉट टू z, और C4 के लिए क्या हो जाएंगी z टू z नॉट, सेम यही चीज, लेकिन यहाँ पर जो हमने ये वाला इंटीग्रल लिया है ये कौन से कर्व के अलोंग लिया था, C4 के अलोंग, मींस यहाँ आ जाएगा C4, ठीक है। मतलब इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C4, इसको आप राइट हैंड साइड में जब ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C4, ठीक। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं किसी भी पाथ से ज्वाइन करूं, मींस किसी भी कर्व से ज्वाइन करूं, तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दैट कर्व इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग द अनदर कर्व, मींस किसी भी कर्व से ज्वाइन कर लूं, जैसे ये चार कर्व्स बनाए मैंने, इन चार कर्व से ज्वाइन किया, या कोई भी और कर्व ले लेते और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते, तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C1 इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C2 के, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C3 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C4, ये इक्वल होंगे, मींस जो आपका इंटीग्रल है वो इस कर्व पर, मींस इन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, इन पॉइंट्स पर, z नॉट और z पर, सिर्फ इन्हीं पर तो डिपेंड कर रहा है। पाथ कोई सा भी ले लो, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा इन सभी पाथ्स के लिए, जो आपको इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। और कोई भी क्लोज कॉन्टूर ले लो तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दैट क्लोज कॉन्टूर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मींस जो आपका इंटीग्रल है वो इन किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, मींस z नॉट और z, मींस जो आपने z नॉट फिक्स पॉइंट लिया और z जो आपने वेरिएबल पॉइंट लिया, सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है, किसी भी पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना। लेट z नॉट बी अ फिक्स पॉइंट एंड z बी a variable point in the domain D, then the value of the integral z naught to z f z dz along any curve
joining z0 to z will be same. Let z0 be a fixed point and z be a variable point in the domain D. Then the value of the integral z0 to z fz dz along any curve joining z0 to z will be same. Means इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन में हम कोई भी दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट जो कि फिक्स पॉइंट है और एक पॉइंट कैसा है, वेरिएबल पॉइंट है. यहाँ पर हमने z0 को लिया फिक्स पॉइंट और z को कैसा लिया, वेरिएबल पॉइंट. तो इस z0 और z को हम किसी भी कर्व से ज्वाइन कर दें तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग एनी कर्व ज्वाइनिंग z0 टू z विल बी सेम. मीन्स z0 और z को आप किसी भी कर्व से ज्वाइन कर दो तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दैट कर्व विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग एनी अदर कर्व व्हिच इज ज्वाइनिंग z0 एंड z. ठीक है. मीन्स यहाँ पर जो हमने कर्व्स लिए हैं वो c1 c2 c3 c4 लिए, और कोई भी हो सकता है तो c5 6 कोई भी कर्व ले सकते हो. ठीक है. तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग c1 इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग c2 के, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग c1 c4, और ये इक्वल होगा इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग c3 के. क्यों? क्योंकि इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग एनी क्लोज कॉन्टूर इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है. ठीक है. और इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग एनी क्लोज कॉन्टूर अगर 0 है मींस इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग एनी कर्व जॉइनिंग z0 टू z विल बी सेम. मींस अगर इसमें कोई भी क्लोज कॉन्टूर ले लें, मान लीजिए c1 और c2 ले लें, ये क्लोज कॉन्टूर ले लें. अभी अगर सिंगल कर्व से तो क्लोज कॉन्टूर थोड़ी ना है. क्लोज कॉन्टूर मींस c1 और c2 इन दोनों को ले लें अगर हम, तो ये क्लोज कॉन्टूर हो जाएगा. या c1 c4 को ले लें या c1 c3 को ले लें तो क्लोज कॉन्टूर बनेगा. अकेले अकेले थोड़ा ना क्लोज कॉन्टूर है. तो कोई भी क्लोज कॉन्टूर ले ले तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग दैट क्लोज कॉन्टूर क्या होगा, 0. क्योंकि जैसे ही आप कोई भी क्लोज कॉन्टूर कंसीडर करोगे तो एक कर्व के अलोंग आपको इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी और एक कर्व के अलोंग आपको इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, क्योंकि इस कर्व की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी. ठीक है. वैसे अगर c1 और c4 अगर कंसीडर करें तो c4 की डायरेक्शन आपकी रिवर्ट हो जाएगी. ठीक है. तो एक कर्व के अलोंग आपको इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, एक कर्व के अलोंग आपको इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी. और वैल्यूज दोनों की इंटीग्रल्स की सेम मिल रही होंगी, सिर्फ एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में मिल रही होगी क्योंकि डायरेक्शंस बदल गई. ठीक है. तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग द क्लोज कॉन्टूर क्या हो जाएगा, 0. ठीक है. और इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 0 है, इसका मतलब हमने यहाँ पर ये दिखा दिया. इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन z0 टू z0 fz dz अलोंग एनी कर्व जॉइनिंग z0 टू z विल बी सेम. ठीक है. नाउ कंसीडर ये जो आपको इंटीग्रल मिला था ना z0 टू z fz dz, इसको हम एक नया फंक्शन कंसीडर कर ले रहे हैं z का कैपिटल fz. ठीक है. इंटीग्रल z0 टू z fz dz, इसको हमने एक नया फंक्शन कंसीडर कर लिया कैपिटल fz. ठीक है. हमें प्रूफ क्या करना है कि जो आपका फंक्शन fz है ये एनालिटिक है इन द डोमेन डी. ये तो आपको प्रूफ करना है मोरेरास थ्योरम में कि जो आपका फंक्शन fz है वो एनालिटिक है इन द डोमेन डी. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है. अगर हम ये दिखा दें कि f डैश z इज इक्वल टू fz है तो fz एनालिटिक प्रूफ हो जाएगा इन द डोमेन डी. कैसे? देखो इसका मतलब क्या है कि fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. हम ये तो दिखा रहे हैं f डैश z इज इक्वल टू z. मैं बोल रही हूँ कि अगर f डैश z इज इक्वल टू fz दिखा दो तो fz एनालिटिक प्रूफ हो जाएगा इन द डोमेन डी. कैसे? इसका मतलब क्या है कि fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. अगर fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब fz एनालिटिक है इन द डोमेन डी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. और अगर fz एनालिटिक है इन द डोमेन डी तो f डैश z भी एनालिटिक होगा इन द डोमेन डी, क्योंकि किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो भी एनालिटिक होता है. ठीक है. तो f डैश z इज इक्वल टू fz अगर हम दिखा दें इसका मतलब fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब fz एनालिटिक है इन द डोमेन डी. और अगर fz एनालिटिक है इन द डोमेन डी तो f डैश z भी एनालिटिक होगा इन द डोमेन डी, क्योंकि किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो भी एनालिटिक होता है. ठीक है. और अगर f डैश z एनालिटिक है इन द डोमेन डी और f डैश z किसके इक्वल है, fz के इक्वल. अगर ये एनालिटिक है तो ये भी तो एनालिटिक होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है. ठीक. तो f डैश z अगर एनालिटिक प्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब fz भी एनालिटिक है इन द डोमेन डी. ठीक है. तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे fz को कि fz एनालिटिक है इन द डोमेन डी. ठीक है. अब ये दिखाने के लिए f डैश z का मतलब क्या है, इसका मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 fz प्लस h माइनस fz अपॉन h इज इक्वल टू fz. ये तो मतलब है f डैश z का, मींस fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 fz प्लस h माइनस fz अपॉन h, ये आपको fz मिल रहा होगा. ठीक. और ये दिखाने के लिए हम क्या दिखा सकते हैं कि मोड ऑफ fz प्लस h माइनस fz अपॉन h माइनस fz इज लेस देन एप्सिलॉन by the definition of limits दिखा सकते हैं. मींस मोड ऑफ दिस फंक्शन माइनस fz अगर लेस देन एप्सिलॉन है इसका मतलब fz इस फंक्शन की लिमिट है. इसका मतलब लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज h टेंड्स टू 0 fz है, और इसका मतलब fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एंड दिस इज इक्वल टू fz.
ठीक है, तो हम ये दिखाएंगे कि mod of fz plus h minus fz upon h minus fz is less than epsilon, और by the definition of limits अगर ये है इसका मतलब limit h tends to 0 fz plus h minus fz upon h is equal to fz, इसका मतलब fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है and this is equal to fz, और अगर ये हम प्रूव कर देंगे इसका मतलब fz एनालिटिक प्रूव हो जाएगा, क्योंकि f dash z is equal to fz का मतलब क्या है कि fz का, ये कैपिटल fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एंड दिस इज इक्वल टू fz, और fz का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब fz कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है इन द डोमेन d, और अगर fz एनालिटिक फंक्शन है इन द डोमेन d तो fz का डेरिवेटिव भी एनालिटिक फंक्शन होगा, क्योंकि किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो भी एनालिटिक फंक्शन होता है, तो fz को हम एनालिटिक फंक्शन दिखा दें तो fz का जो डेरिवेटिव होगा वो भी एनालिटिक फंक्शन होगा, मतलब f डैश z भी एनालिटिक फंक्शन होगा, और अगर f डैश z एनालिटिक फंक्शन है इसका मतलब ये किसके इक्वल है, fz के इक्वल है, अगर ये एनालिटिक फंक्शन है मतलब fz भी एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से दिखाएंगे हम, ये दिखाएंगे देन दिस, और इससे आपको प्रूव हो जाएगा कि fz आपका एनालिटिक फंक्शन है इन द डोमेन d, ठीक है। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे, फाइन। अब देखिए आपको ये इंटीग्रल मिल रहा है, इंटीग्रल z नॉट टू z fz dz, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन भी z के रिस्पेक्ट में हो रहा है और लिमिट में भी आपको z मिल रहा है, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर लो, कुछ और मान लो, मान लीजिए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज t, तो ये क्या हो जाएगा ft dt, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन भी z के रिस्पेक्ट में हो रहा था, लिमिट में भी आपको z मिल रहा है, इसलिए हमने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर लिया, इसको हमने मान लिया t, तो ये क्या हो जाएगा fz इज इक्वल टू इंटीग्रल z नॉट टू z ft dt, ठीक है। अब जो आपने z पॉइंट कंसीडर किया था उसके नेबरहुड में, मींस उसी के पास में कोई एक और पॉइंट कंसीडर कर ले अगर हम z प्लस h, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो पॉइंट कंसीडर करे थे हमने डोमेन d में, एक पॉइंट हमने लिया था z नॉट जो कि फिक्स्ड पॉइंट था, एक और पॉइंट लिया था हमने z जो कि वेरिएबल पॉइंट था, तो इसके नेबरहुड में मींस इसी के पास में हमने अगर एक और पॉइंट कंसीडर कर ले z प्लस h, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी z नॉट टू z प्लस h, क्योंकि कर्व पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना आपका इंटीग्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर, तो जब z पर फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे थे तो ये आपको मिली इंटीग्रल z नॉट टू z ft dt, ठीक है, और z प्लस h पर जब फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगी z नॉट टू z प्लस h ft dt, फंक्शन तो आपका वही रहेगा, सिर्फ लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, यहाँ पर जब z था fz z पर जब फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे थे तो लिमिट्स थी z नॉट टू z, ठीक है, जब z प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करो तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी z नॉट टू z प्लस h, ठीक है। अब fz प्लस h माइनस fz फाइंड कर लो, आपको क्या दिखाना है, अभी मैंने बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fz प्लस h माइनस fz अपॉन h इज इक्वल टू fz प्रूव करना है ना, आपको ये दिखाना है कि f डैश z इज इक्वल टू fz, ये दिखाना है, मींस fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मींस f डैश z इज इक्वल टू fz, आपको ये दिखाना है, ये दिखाने के लिए हम ये दिखाएंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fz प्लस h माइनस fz अपॉन h इज इक्वल टू fz, और ये दिखाने के लिए हम क्या दिखा सकते हैं कि मॉड ऑफ fz प्लस h माइनस fz अपॉन h माइनस fz इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है, इसके लिए हमने ऐसे किया कि एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया z प्लस h, इस पर फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर दी, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको h से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फिर माइनस fz कर देंगे और इसका मॉड ले लेंगे, फिर देखेंगे ये लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो fz प्लस h माइनस fz, ये क्या हो जाएगा, fz प्लस h क्या है z नॉट टू z प्लस h ft dt, और fz क्या है माइनस z नॉट टू z ft dt, ठीक है। और इस वाले इंटीग्रल्स को आप दो इंटीग्रल्स में लिख सकते हो, z नॉट टू z ft dt प्लस z टू z प्लस h ft dt, अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो क्या मिलेगा, z नॉट टू z प्लस h ही मिलेगा ना, हमने क्या लिखा z नॉट टू z और z टू z प्लस h, इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल z नॉट टू z प्लस h, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को हमने दो पार्ट्स में लिख लिया, मींस दो इंटीग्रल्स में लिख लिया, z नॉट टू z ft dt एंड z टू z प्लस h ft dt, ठीक है, और दूसरा वाला इंटीग्रल z इज आ जाएगा माइनस z नॉट टू z ft dt, ठीक। अब देखो यहाँ पर z नॉट टू z ft dt, यहाँ पर भी z नॉट टू z ft dt, यहाँ पर पॉजिटिव में मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव में मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, इंटीग्रल z नॉट टू मतलब इंटीग्रल z टू z प्लस h ft dt, ये मिल गया fz प्लस h माइनस fz, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको मिल गई इंटीग्रल z टू z प्लस h ft dt, ठीक है। नाउ fz प्लस h माइनस fz
अपॉन एच माइनस एफ जेड। देखो आपको ये चाहिए ना, ये आपको दिखाना है कि मॉड ऑफ एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड का जो मॉड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको एच से डिवाइड कर दिया और माइनस एफ जेड कर दिया। ठीक है, ये चाहिए ना, इसके लिए हमने इस टर्म को एच से डिवाइड कर दिया और माइनस एफ जेड कर दिया। तो दोनों साइड करेंगे, एलएचएस में भी करेंगे, आरएचएस में भी करेंगे। एलएचएस में जब किया तो क्या मिला आपको, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड। यहाँ पर भी कर दो, एच से डिवाइड कर दो और माइनस एफ जेड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच इंटीग्रल जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एफ जेड। ठीक है, और एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड इसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन एच। अगर हम एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच, ये हो जाएगा जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एच एफ जेड। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 1 अपॉन एच को मीन्स कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एच एफ जेड। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एच जेड टू जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एफ जेड इंटीग्रल जेड टू जेड प्लस एच डी टी लिख सकते हैं। एफ जेड को तो हमने बाहर लिख लिया और एच को हमने इस इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लिया, इंटीग्रल जेड टू जेड प्लस एच डी टी। देखो इस इंटीग्रल को जब आप इवेलुएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा टी। ठीक है, और लिमिट्स लग जाएंगी जेड टू जेड प्लस एच, और इसको जब आप सॉल्व करोगे मींस लिमिट लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा z प्लस एच माइनस जेड, तो z माइनस जेड कैंसिल, क्या मिल जाएगा h। ठीक है, तो इस h को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इंटीग्रल z टू z प्लस एच डी टी। ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन एच। और अब देखो दोनों आपके इंटीग्रेशन सेम है, यहाँ पर भी z टू z प्लस एच है, यहाँ पर भी z टू z प्लस एच है, और इंटीग्रेशन यहाँ पर भी t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर भी t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इस इंटीग्रेशन को एक ही में लिख सकते हैं z टू z प्लस एच, और ये हो जाएगा एफ टी माइनस एफ जेड डी टी। ठीक है, इस तरह से लिख लिया हमने इसे। यहाँ पर भी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, यहाँ पर भी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ पर भी लिमिट जेड टू जेड प्लस एच थी, यहाँ पर भी लिमिट जेड टू जेड प्लस एच थी, तो एक ही इंटीग्रेशन में हमने इसको लिख लिया जेड टू जेड प्लस एच। और जहाँ पर फंक्शन था वो एफ टी था, यहाँ पर जो आपका फंक्शन है, यहाँ पर तो वैसे फंक्शन 1 था और यहाँ पर इसके साथ में एफ जेड भी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ टी माइनस एफ जेड डी टी। ठीक है, अब देखिए ये मिल गया आपको कि एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एच इंटीग्रल जेड टू जेड प्लस एच एफ टी माइनस एफ जेड डी टी। ठीक है, अब देखो सिंस एफ टी इज कंटिन्यूअस विद इन द डोमेन डी, thus for every epsilon is greater than 0 there exists a delta, a positive number delta greater than 0 such that mod of ft minus fz will be less than epsilon for every t satisfying mod of t minus z is less than delta by the definition of continuity, क्योंकि जो आपका एफ टी है वो कंटिन्यूस है विद इन डी। जो एफ टी लिया था यहाँ पर जो आपका फंक्शन था वो एफ जेड था, क्योंकि आपकी लिमिट्स भी जेड में आ रही थी इसलिए हमने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर लिया था और उसको हमने ले लिया था टी। ठीक है, क्योंकि थ्योरम में आपको गिवन है जो आपका फंक्शन एफ जेड है वो कंटिन्यूस है विद इन द डोमेन डी, तो एफ टी भी तो कंटिन्यूस होगा। तो सिंस एफ टी इज कंटिन्यूस विद इन डोमेन डी, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, thus for every epsilon is greater than 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that mod of ft minus fz is less than epsilon for every t satisfying mod of t minus z is less than delta। ठीक है, this is by the definition of continuity। फाइन, तो अब इसका मॉड ले लो, तो ये क्या हो जाएगा एफ जेड प्लस एच। हमें क्या दिखाना है कि मॉड ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ये तो दिखाना है, तो इसको दिखाने के लिए हम इसका मॉड ले रहे हैं, दोनों साइड मॉड ले लो, तो क्या हो जाएगा एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन एच इंटीग्रल जेड टू जेड प्लस एच एफ टी माइनस एफ जेड डी टी। ठीक है, इसका मॉड। ठीक, अब देखो जब मॉड को आप इन पर्टिकुलर टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर क्या हो जाएगी इनइक्वालिटी बन जाएगी लेस देन इक्वल टू वाली। ठीक है, जब आप मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन पर्टिकुलर टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच का मॉड एंड इंटीग्रल जेड टू जेड प्लस एच और मॉड ऑफ एफ टी माइनस एफ जेड का मॉड
और dt का मॉड मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पर्टिकुलर टर्म्स में, तो यहाँ क्या आ गई इनइक्वालिटी आ गई लेस देन इक्वल टू वाली, ठीक है। यहाँ पर fz प्लस h माइनस fz अपॉन h माइनस fz, ठीक है, ये मिल गया। ये क्या मिल गया, मॉड ऑफ fz प्लस h माइनस fz अपॉन h माइनस fz इज लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ पर मिल रहा है आपको लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ h इंटीग्रल z टू z प्लस h मॉड ऑफ ft माइनस fz मॉड ऑफ dt, ये मिल रहा है आपको, ठीक है। और अभी हमने दिखाया था कि जो आपका ft है वो कंटिन्यूअस इन द डोमेन d, और बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने अभी दिखाया था कि मॉड ऑफ ft माइनस fz इज लेस देन एप्सिलॉन, अभी दिखाया था। इसका मतलब दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1 अपॉन मॉड ऑफ h, और ये मिल गया आपको z टू z प्लस h एप्सिलॉन, ठीक है, बिकॉज दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। और मॉड dt, ठीक, इज लेस देन 1 अपॉन मॉड ऑफ h, एप्सिलॉन को बाहर ले लिया, ये हो गया आपका z टू z प्लस h मॉड ऑफ dt, ठीक है। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है 1 का विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको क्या मिलेगा, 1 को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या मिलेगा, t मिलेगा, और लिमिट लग जाएगी z टू z प्लस h, लिमिट लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा z प्लस h माइनस z, तो प्लस z माइनस z कैंसिल, क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ h एप्सिलॉन, और यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ dt है तो यहाँ क्या टर्म मिलेगा, मॉड ऑफ h, ठीक है, ये मिल गया। और मॉड ऑफ h कैंसिल, ये लेस देन है ना, लेस देन, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, लेस देन एप्सिलॉन, यही प्रूव करना था आपको कि मॉड ऑफ fz प्लस h माइनस fz अपॉन h माइनस fz इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fz प्लस h माइनस fz अपॉन h इज इक्वल टू fz, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट क्या है, fz है, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 fz प्लस h माइनस fz अपॉन h इज इक्वल टू fz, ठीक है, यही प्रूव करना था हमें। इसका मतलब f डैश z इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, f डैश z इज इक्वल टू fz, लिमिट h टेंड्स टू 0 fz प्लस h माइनस fz अपॉन h, ही हमने दिखा दिया दिस इज इक्वल टू fz, इसका मतलब fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज इक्वल टू fz मींस f डैश z इज इक्वल टू fz, ठीक है। और अब कैपिटल fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो इक्वल आ रहा है fz के, कैपिटल fz का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब fz कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है इन द डोमेन d, और fz एनालिटिक फंक्शन है इन द डोमेन d, इसका मतलब f डैश z भी एनालिटिक फंक्शन होगा क्योंकि ये उसका डेरिवेटिव है, किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो भी एनालिटिक फंक्शन होता है, तो fz एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब f डैश z भी एनालिटिक फंक्शन होगा, और f डैश z एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब fz भी एनालिटिक फंक्शन होगा क्योंकि दिस इज इक्वल टू fz, फाइन। तो f डैश z इज एनालिटिक, देयरफॉर fz इज एनालिटिक फंक्शन इन द डोमेन d, फाइन, यही आपको प्रूव करना था। Hence, the function fz is analytic in D, ये प्रूव करना था हमें कि the function fz is analytic in D, ठीक है। तो इस तरह से हम मोरेरास थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। So that's all for today. Thank you very much.